हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं लेके आई हूँ बेटा आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसके इसमें बेटा हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, बाय कन्वेक्स मिरर और कॉनकेव, ये सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? अगर आपने बेटा मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेटा है क्या? लाइट सीम्स टू ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ इन ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। कोई भी बेटा ट्रांसपेरेंट मीडियम है, उसमें से जब लाइट ट्रेवल होती है तो क्या कैसे होती है? लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। व्हाट हैपन व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। क्या होता है अगर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे मीडियम में ये लाइट ट्रेवल करे, देन क्या होगा? डज इट स्टिल मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ और चेंज इट्स डायरेक्शन। क्या ये स्ट्रेट लाइन में जाएगी या अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देगी? वी शैल रिकॉल सम ऑफ आवर डे टू डे एक्सपीरियंस। इसके बारे में बेटा हम अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे कि क्या होता है जब स्ट्रेट लाइन में कोई भी लाइट है, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, लेकिन अगर उसका मीडियम चेंज हो जाए तो उसकी डायरेक्शन स्ट्रेट रहेगी या चेंज हो जाएगी। आइए चलिए देखते हैं। You might have observed that bottom of a tank or a pond containing water appear to be raised. When a thick glass slab is placed over some printed matter, the latter appear raised when viewed through the glass slab. क्या इसमें बता रखा है कि बॉटम ऑफ द टैंक और अ पॉन्ड कंटेनिंग वाटर अपेयर टू बी रेज्ड। कोई भी टैंक है, कोई भी पॉन्ड है, जो अगर भरा हो तो उसका पानी हमें ज़्यादा दिखाई देता है। क्यों? व्हेन ए थिक ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ओवर सम प्रिंटेड मैटर। कोई थिक ग्लास स्लैब को आप किसी प्रिंटेड कुछ लिखा हुआ है उस पर आपने थिक स्लैब रख दी है तो लेटर्स आपको रेज्ड, उठे हुए दिखाई देते हैं। क्यों ऐसा होता है? वाई डज इट हैपन? हैव यू सीन अ पेंसिल पार्शली इमर्स्ड इन वाटर। क्या आपने कभी एक ग्लास ले लो, है ना, उसमें पानी भरो और उसमें पेंसिल को डिप करो, आपको कैसी दिखेगी वो? इट अपेयर टू बी डिस्प्लेस्ड एट द इंटरफेस ऑफ एयर एंड वाटर। कि बीच मीडियम पहले एयर है, आधा ग्लास भरा हुआ है, ऊपर से एयर और नीचे से वाटर, तो हमें क्या दिखाई देगा? पेंसिल की शेप कैसी दिखाई देती है? ये तो बेटा आप कर सकते हो ना, घर पे डाल के देखना, आपको ना पेंसिल थोड़ी सी टेढ़ी सी दिखाई देगी। क्यों होता है ऐसा? एज ऑब्जर्व दैट ए लेमन केप्ट इन वाटर इन ए ग्लास टम्बलर अपेयर टू बी बिगर। अगर आप नींबू को पानी में डाल दोगे तो क्या होगा? वो एक्चुअल शेप से हमें बड़ा दिखाई देगा। पेंसिल भी आपको एक्चुअल शेप से बड़ी दिखाई देती है। हाउ कैन यू अकाउंट फॉर सच एक्सपीरियंस? इन सभी एक्सपीरियंस से हमें क्या पता चलता है बेटा? लेट अस कंसीडर द केस ऑफ अपेरेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पेंसिल। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पेंसिल, पेंसिल थोड़ी सी हमें टेढ़ी सी दिखाई देती है, थोड़ी सी अपनी जगह से हिली हुई दिखाई देती है। पार्शली इमर्स्ड इन वाटर, जो हिस्सा पानी में है वो हमें थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देगा। लाइट रीचिंग यू फ्रॉम द पोर्शन ऑफ द पेंसिल इनसाइड द वाटर सीम्स टू कम फ्रॉम ए डिफरेंट डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि जो लाइट है, एयर में जो लाइट है वो तो हमें सीधी ट्रेवल स्ट्रेट लाइन में करती दिखाई दे रही, जब लेकिन उसका मीडियम चेंज हो गया, पानी में जब लाइट गई तो क्या हुआ बेटा? उसकी डायरेक्शन चेंज होगी एज कम्पेयर टू द पार्ट अबव द वाटर। दिस मेक द पेंसिल अपेयर टू बी डिस्प्लेस्ड एट इंटरफेस। फॉर सिमिलर रीजन लेटर अपेयर टू बी रेज्ड व्हेन सी थ्रू ए ग्लास स्लैब प्लेस्ड ओवर इट। इसी तरह हमें जो अक्षर है वो बड़े बड़े दिखाई देते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि मीडियम चेंज हो जाता है ना, तो जिसके कारण लाइट अपनी डायरेक्शन थोड़ी सी बेंट हो जाती है, अपनी डायरेक्शन थोड़ी सी हल्की सी चेंज हो जाती है। जैसे कि ये देखो, कोई मीडियम है ना, ये ग्लास स्लैब है, ऐसे लाइट आई और थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी होगी और वापस फिर उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही थी। तो ये जो इतना हिस्सा जो मीडियम था वहां पे उसने थोड़ी सी बेंड हुई है लाइट, इसीलिए हमें वो पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई दे रही है, नींबू बड़ा दिखाई दे रहा है, और इसके अलावा अक्षर उठे हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों? बिकॉज द चेंज ऑफ द मीडियम। डज ए पेंसिल अपेयर टू बी डिस्प्लेस्ड टू द सेम एक्सटेंट इफ इंस्टेंट ऑफ वाटर वी यूज लिक्विड लाइक कैरोसिन और टारपिन। अगर हम इसकी जगह और कोई लिक्विड यूज करें देन तब भी ऐसा होगा। While the latter appear to be raised to some height if we place a glass slab with a transparent plastic slab। एक प्लास्टिक स्लैब्स के ऊपर हम ग्लास स्लैब को हम रिप्लेस करके
उसके ऊपर हम एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक स्लैब रखें तब भी ऐसा होगा। यू विल फाइंड एट द एक्सटेंट ऑफ इफेक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट पेयर ऑफ मीडियम। क्यों बेटा, जो अगर मीडियम चेंज होगा तो लाइट की जो डायरेक्शन वो भी तो फर्क पड़ेगा ना। मीडियम वाटर की डेंसिटी क्या होती है, केरोसिन की डेंसिटी क्या होती है, उसी हिसाब से अगर उसमें स्पेस है तो लाइट उस हिसाब से बेंड होगी, है ना। Travel in the same direction in all media. It appeared that when traveling obliquely from one medium to another, direction of propagation of light in the second medium change. डायरेक्शन क्या होती है, दूसरे मीडियम में चेंज हो जाती है। इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे कोई भी मीडियम है बेटा, कोई भी मीडियम से लाइट ट्रेवल हो रही है, हल्की सी बेंड हुई फिर उसी डायरेक्शन में होगी, तो ये क्या है बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। इस फिनोमिनन को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ उन्होंने एक्टिविटी दिखा रखी है हमें। प्लेस ए कॉइन एट द बॉटम ऑफ ए बकेट। एक कॉइन को आपने बॉटम ऑफ बकेट के वहाँ बॉटम में रख देना है, उसको वाटर से फिल करना है। और क्या देखेंगे, विद योर आई टू ए साइड अबव वाटर ट्राई टू पिक अप द कॉइन इन वन गो। डिड यू सक्सीड इन पिकिंग अप द कॉइन? क्या आप उस कॉइन को उठा सकते हैं एक ही बार में? इस एक्टिविटी को उन्होंने कहा करके देखो। वाई डिड यू नॉट सक्सीड इन डूइंग इट इन वन गो? आप एक ही बार में उसको उठाने के लिए कामयाब क्यों नहीं होते? अपने फ्रेंड से पूछना और खुद भी आप उठाने की कोशिश। ये तो बेटा सिंपल सी एक्टिविटी है, हम करके भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जहाँ कभी हमें कॉइन कहाँ पे दिखाई देगा, कभी कहाँ पे, जब ऊपर से पानी भर रहे हैं। दूसरी एक्टिविटी में उन्होंने बताया है कि लार्ज शैलो बाउल ऑन अ टेबल एंड पुट ए कॉइन इन इट। एक खाली बाउल लिया, उसमें कॉइन रख दिया, मूव अवे स्लोली फ्रॉम द बाउल, और धीरे धीरे बाउल से कॉइन को खिसका दिया। स्टॉप व्हेन द कॉइन जस्ट डिसअपियर फ्रॉम योर साइट। और जब आपको दिखना कॉइन दिखना बंद हो गया, देन आपने उसको सरकाना बंद कर दिया। और अब आपने अपने फ्रेंड को बोला कि कुछ पानी इस बाउल में डालो, विदाउट डिस्टर्बिंग द कॉइन, बिना कॉइन को डिस्टर्ब किए। कीप लुकिंग फॉर द कॉइन फ्रॉम योर पोजीशन। डज द कॉइन बिकम विजिबल अगेन फ्रॉम योर पोजीशन? क्या आपको फिर उसी पोजीशन से वो कॉइन दिखेगा? ये बेटा सारी किसकी उसकी दे रखी हैं एग्जाम्पल्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। अगर आपको इतना टॉपिक क्लियर हो गया, ग्लास लैब का टॉपिक क्लियर हो गया, पेंसिल वगैरह, नींबू, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, इनको आप करके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि रिफ्रैक्शन क्या होती है। रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अभी हम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन को के बारे में पढ़ेंगे। टू अंडरस्टैंड द फिनोमिनन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब, इसके लिए भी एक एक्टिविटी दिखा रखी है। ये देखिए, ये बेटा ग्लास स्लैब है। इसमें पहले मैं आपको ये फिगर के बारे में समझा दूँ। ये देखो, लाइट आ रही है, ट्रैवल हो रही इन विच मीडियम, इन द एयर, है ना। और ये मीडियम चेंज हो गया तो इसने क्या करा, थोड़ी सी अपनी डायरेक्शन चेंज करी। जाना तो ऐसे था लेकिन थोड़ी सी ये बेंड होगी, लेकिन वापस उसी मीडियम में आगे देखो, वापस फिर ये क्या हुआ, सीधी होगी, है ना। थोड़ी सी बेंड हुई, वापस फिर सीधी होगी। ये क्या है बेटा, अब मीडियम चेंज होने से लाइट की जो डायरेक्शन रहती है वो भी चेंज हो जाती है। इस एक्टिविटी में बेटा हमने क्या नोट करा, लाइट रे हैज चेंज्ड इट डायरेक्शन एट द पॉइंट ओ एंड ओ डैश। लाइट ने अपनी डायरेक्शन चेंज करी ना, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये ओ से लेके ओ डैश तक। नोट द बोथ द पॉइंट ओ एंड ओ हैश लाइक ऑन सरफेस सेपरेटिंग टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। दो ट्रांसपेरेंट मीडिया है। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर एन एंड hash to AB at O and another perpendicular MM to hash to CD at O। ये देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर खींच लिया है, यहाँ पे और यहाँ पे। इसको क्या नाम दे दिया, M M हैश N N हैश। उसके बाद द लाइट रे एट द पॉइंट O हैज एंटर्ड फ्रॉम रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम कौन सा है, एयर, और डेंसर मीडियम कौन सा है, ग्लास स्लैब, है ना। इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। डेट इज फ्रॉम एयर टू ग्लास। नोट डेट द लाइट रे हैज बेंड टुवर्ड द नॉर्मल एट ओ। ओ से थोड़ी सी बेंट हो गई है। द लाइट रे हैज एंटर्ड फ्रॉम ग्लास टू एयर, डेट इज फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। बाद में फिर से उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ये रेयर मीडियम है,
ये डेंसर हो गया और उसके बाद फिर से कहाँ चला गया, रेयरर मीडियम में। इन द फिगर ए रे ईओ इज ओब्लिकली इंसिडेंट ऑन द सरफेस ए बी। ये देखो, ये जो रे है किसके इक्वल है, ऑन द सरफेस ए बी। ये सरफेस है, ये देखो ये सरफेस है, ठीक है, कॉल्ड इंसिडेंट रे। इस रे को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। जो रे यहाँ पे सरफेस पे है, रे ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इज रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्ट हो रही है। यू मे ऑब्जर्व दैट एमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। एमर्जेंट रे कौन सी है, ये जो यहाँ से निकल रही है, ये इसकी और इसकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। वाई डज इट हैपन सो, ऐसा क्यों हो रहा है। द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ द रे ऑफ लाइट एट द टाइम opposite parallel faces AB and CD of a rectangular glass slab in equal and opposite. That is why the ray emerges parallel to the incident ray. क्या हो रहा है कि फेस जब मीडियम चेंज हो रहा है तो उसने थोड़ी सी अपनी डायरेक्शन चेंज की। जो एमर्जेंट पैरेलल लाइन थी वो इंसिडेंट रे के इक्वल हो गई। राइट रे शिफ्टेड साइडवे स्लाइटली, हल्की सी शिफ्ट हुई। व्हाट हैपन व्हेन ए राइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली टू द इंटरफेस ऑफ द टू मीडिया। क्या हुआ जब उसने मीडियम चेंज किया। नाउ यू आर फैमिलियर विद द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी आपको बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि रिफ्रैक्शन क्या होती है। रिफ्रैक्शन क्या है, इज ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट एज इट एंटर फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, इसकी स्पीड चेंज हो जाती है। एक्सपेरिमेंट शो डैट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉ। एक्सपेरिमेंट में बताया गया कि रिफ्रैक्शन कुछ लॉज के अकॉर्डिंग होती है। आइए चलिए इन लॉ को भी देख लेते हैं। कौन सा लॉ है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इनमें क्या है बेटा, ये आपको क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसमें क्या है, इंसिडेंट रे द रिफ्रैक्टिंग रे एंड द नॉर्मल टू इंटरफेस ऑफ द ट्रू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लान। ये जैसे कोई मीडियम है, ये इंसिडेंट लाइन है, थोड़ा सा इसने चेंज करा, लेकिन ये है क्या, ऑल लाई इन सेम प्लेन, सेम प्लेन में ही ये लाई करती हैं। रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको किससे डिनोट करते हैं, इंसिडेंट को आई से, रिफ्रैक्शन को आर से। इनकी रेशो, इसके बारे में बेटा क्वेश्चन भी है। रेशो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। कांस्टेंट होता है फॉर द लाइट ऑफ ए गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम। दिस लॉ इज नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको बेटा इससे डिनोट करते हैं, आई एंगल ऑफ इंसिडेंट, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट रहते हैं। कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो कांस्टेंट वैल्यू रहती है उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। अभी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी पढ़ लें। आइए चलिए। You have already studied that a ray of light that travel obliquely from one transparent medium into another will change its direction in second medium। अभी तक हमने ये पढ़ा कि एक रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर ली है और वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जा रही है तो वो obliquely थोड़ी सी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन दैट टेक्स प्लेस इन ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया मे बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक्सटेंट ऑफ चेंज, कितनी हद तक वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, कौन से मीडियम में कितनी हद तक ये चेंज कर सकती है, इसको हम किससे क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कांस्टेंट अपेयरिंग ऑन द राइट हैंड साइड। कांस्टेंट हमेशा बेटा, जैसे अभी हमने देखा साइन ए आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमेशा राइट हैंड साइड पे ही हमने शो करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी लिंक टू एन इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी। इंपॉर्टेंट कई फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज होती है ना, स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। इट टर्न्स आउट द लाइट प्रोपेगेट विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडिया। अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड चेंज होती है। लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन वैक्यूम। सबसे ज़्यादा फास्ट बेटा ये 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट
जो रहती है वैक्यूम, सब किस मीडियम में सबसे ज़्यादा रहती है? द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन वैक्यूम विद द स्पीड 3 × 10 मीटर पर सेकेंड। और एयर में कितनी है स्पीड? स्पीड लाइट इज ओनली मार्जिनली लेस, बिल्कुल थोड़ा सा फर्क पड़ता है। वैक्यूम में ज़्यादा स्पीड रहती है और एयर में थोड़ा सा कम फर्क पड़ता है एज कम्पेयर टू वैक्यूम। इट रिड्यूस इज कंसिडर्ड इन ग्लास और वाटर। ये कब रिड्यूस होती है? जब हम इसको किसी ग्लास से पास करें या वाटर से पास करें। वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया। दो मीडियम के बेटा स्पीड में तब फर्क पड़ेगा अगर मीडियम कौन सा है हमें ये पता चले, उसी हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू रहती है। कंसिडर्ड ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू सेकेंड मीडियम। V1 is the speed of light in medium 1, V2 is the speed of light in medium 2. Refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is given by the ratio. ये हम रेशो में बेटा डिनोट करते हैं। Speed of light usually represented by the symbol N21. This can be expressed in equation जैसे ये देखें, मीडियम 1 क्या है? एयर है। मीडियम 2 ग्लास है। मीडियम 1 मीडियम 2 और ये N21 क्या रिप्रेजेंट करती है? स्पीड ऑफ लाइट V1/V2। N21 ये क्या बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम, जिसका फॉर्मूला ये N21 फॉर द फर्स्ट मीडियम एंड सेम आर्गुमेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज रिप्रेजेंटेड एज N12। इसको किससे दिया जाता है? N12, जिसमें हम मीडियम 2 को ऊपर रखते हैं और मीडियम 1 को नीचे रखते हैं। ठीक है, आई होप बेटा ये इतना सा टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी समझ आ गया होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? इफ मीडियम 1 इज वैक्यूम, अगर मीडियम 1 वैक्यूम है और एयर है, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2 इज कंसिडर्ड विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम। तो जो मीडियम 2 है उसको वो वैक्यूम रहेगा। 1 इज वैक्यूम और एयर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा? मीडियम 2 इज कंसिडर्ड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। इट इज सिंपली रिप्रेजेंटेड एज N2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 जो है वैक्यूम के बारे में बताता है। इट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। इट सिंपली रिप्रेजेंटेड एज N2। जहाँ यहाँ पे हमने क्या देखा था? जब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और 2 N21 आ गया। जब N21 है तो ऊपर 1 मीडियम है सेकंड और N12 है 2 और 1, और अगर मीडियम 2 है तो N2। V is the speed of light in medium and refractive index of the medium Nm is equal to speed of light in air, speed of light in medium। मीडियम कोई सा भी हो उसको हम किससे डिनोट करते हैं? V से। और स्पीड ऑफ लाइट को किससे डिनोट करते हैं? C से। और ये क्या बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे डिनोट करते हैं? Nm से। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज सिंपली कॉल्ड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेवरल मीडिया, ये हमें कई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा दे रखे हैं। मीडियम कौन सा होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा होगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास कितना है? डेटा, ये जो डाटा दे रखा है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। किसकी कि मटेरियल कौन सा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा है। ठीक है, ये वैसे बेटा इतना एग्जाम में इसके बारे में इतना नहीं पूछा जाता, बट फिर भी आप इसको देखना। ये जरूर पूछते हैं कि किसकी कौन से मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, कौन सा कम है। कैरोसिन का जैसे आपको ऑप्शंस दे देंगे कि इनमें से बताओ किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और किसका कम है। ठीक है, नोट कर लो डेट एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मे नॉट पोजेसेस ग्रेटर मास डेंसिटी, कि जो डेंसर मीडियम है ये इसकी मास डेंसिटी ज़्यादा नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल कैरोसिन हैविंग हाइयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर।
आल्सो इट्स मास डेंसिटी इज लेस देन वाटर, मास डेंसिटी क्या है इसकी, वाटर से कम है, बट ये डेंसर होता है वाटर से ज़्यादा। इसके बाद बेटा ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए चलिए इनको भी देख लें और इनका सोल्यूशन भी देख लें। ये देखें बेटा, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर ऑब्लिकली इनटू वाटर, डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि लाइट रे रहती है बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल से बेंड हो जाती है। व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम जैसे एयर है और डेंसर मीडियम जैसे ग्लास स्लैब लगा लें आप, है ना। तो एक क्या होगा, इट गेट्स बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल से ये बेंड हो जाएगी। सिंस वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर, वाटर क्या है, डेंसर रहता है एयर से, है ना, उसकी डेंसिटी ज़्यादा रहती है एयर से। रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर इनटू वाटर विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। आई होप बेटा ये सारा टॉपिक मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है, जिसके कारण आपको क्वेश्चन भी इजीली समझ में आ जाएंगे। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये अभी हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा ना, कौन सी किस मटेरियल की कितनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये हमें स्पीड वैक्यूम की बता रखी है और ग्लास की स्पीड नहीं बता रखी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रखा है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो हमें क्या बेटा, वैक्यूम की स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है उसको लगा लेंगे, और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है उसको लगा लेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 है, इज इक्वल टू वैक्यूम की हमें बताई थी 10 × 10⁻⁸, और ये वैल्यू हमें नहीं बताई। जब हमें ये वैल्यू नहीं बताई तो हम इसको क्या करेंगे, इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। इस हिसाब से ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। v इज इक्वल टू C/n। ये वैल्यू बेटा यहाँ पे पॉइंट लगा के 100 लगा लेंगे तो कटिंग हो जाएगी। 15 यहाँ पे 5 से काटा गया और 5 का यहाँ से 2 0 20। एक मिनट में आपको पूरा करके दिखाती हूँ। ये जब इसका पॉइंट कटेगा तो ये ऊपर 100 लग जाएगा, है ना। और यहाँ पे कितना, इसकी 0 इससे कट गई और ये 15 कितने पे गया, 3 5 ज़ा 15 और 5 के टेबल पे ये कितने पे आ गया, 2। आंसर कितना आ गया, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आई होप बेटा ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एंड फाइंड द मीडियम विद द लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेबल में से आपको पूछ सकते हैं कि किसकी हाईएस्ट है और किसकी कम है। अभी हमें हायर डेंसिटी किसकी है बेटा, डायमंड की, और लोएस्ट किसकी है, सबसे एयर की। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ए मीडियम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बस हमें ये हाईली और यही पूछा था, आप सिंपल सा आंसर लिख देंगे तब भी आंसर हो जाएगा। फोर्थ में हमें उन्होंने पूछा है, यू आर गिवन कैरोसिन, आपको कैरोसिन, तारपीन और वाटर दे रखा है, और किस में से लाइट ट्रेवल फास्ट करेगी, किस में से फास्ट करेगी बेटा, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कम रहेगा। ये देखें, कैरोसिन, सभी का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो टेबल में दे रखा है बुक में, हम उससे भी देख सकते हैं। बट इसका बेटा ये वैल्यू पता होगी तो फिर बस आपको इतना याद रखना है किसकी कम है किसकी ज़्यादा है, तो इस हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैरोसिन, तारपीन एंड वाटर ये है, और लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट किस में करेगी, वाटर में। वाटर की सबसे कम है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है मतलब कि इसकी डेंसिटी कम है, तो ये क्या है, फिर जल्दी ट्रैवल, इसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करने का हमारे पास फॉर्मूला है ना, उसको लगा के भी हम कर सकते हैं, और सिंपल सा हमें याद भी कर सकते हैं कि किसकी कितनी है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.42 है। ये हमें क्या बताता है,
that speed of light in diamond will reduced by factor 2.42 compared to the what its speed in air। एयर में लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा है, जैसे कि हमने पढ़ा पहले वैक्यूम में सबसे ज़्यादा है और उसके बाद एयर, उसके बाद मीडियम के अकॉर्डिंगली बेटा इसकी स्पीड हम डिसाइड कर सकते हैं। आई होप बेटा आपको जितने भी क्वेश्चन समझाए हैं वो भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और हम इसकी वैल्यू कैसे पता कर सकते हैं, ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बाकी के टॉपिक बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।